अच्छा लास्ट दिन, अच्छा एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर किसको दिक्कत हो गया? ओके, तो चलो सर, गुड मॉर्निंग फिर से, अगर किसी को नहीं किया बाई चांस तो। अच्छा, इनकम टैक्स में हम लोग ग्रेचुइटी एंड पेंशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इवन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी शेयर किया था ग्रेचुइटी एंड पेंशन का, आप लोग ट्राई किए थे? मुझे पता है विशाल एंड रोशनी मुझे होमवर्क शेयर किया था। मैंने चेक किया, विशाल का होमवर्क सही है ग्रेचुइटी का, बट विशाल पेंशन का ट्राई नहीं किए। पेंशन का क्लास मैंने शेयर किया, एक बार देख के कर लेना। हाँ विशाल? यस सर। ठीक है, तेरा ग्रेचुइटी का होमवर्क सही है। रोशनी का मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिखा। ठीक है, ओके, मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनका भी हो দাদা जाए। পেনশন हाँ बोल। পেনশনেরটাও পাঠিয়েছিলাম দেখেছো? হ্যাঁ পেনশনটাও পাঠিয়েছিস, একটু একটু সামান্য কিছু মিস্টেক লাগছে আমাকে। আই থিঙ্ক মানে অনেকটা ঠিক করেছিস, আবার কিছুটা গন্ডগোল হয়েছে। এইটাই আমার একটা ছোট্ট গন্ডগোল লাগছে। আমি ঠিক আছে, আমি বলবো ক্লাসে। অনেক ছোট ছোট সিলি মিস্টেক আমাকে মনে হচ্ছে কোথাও কোথাও হয়েছে। সেটা আমি ক্লাসে করালেই আমি বুঝতে পারবো, আমি তোকে বোঝাতে পারবো। ঠিক আছে, আর বিশালেরও কিছু ছোট ছোট প্রেজেন্টেशन একটা प्रॉब्लम আছে, আমি ওটাও বলে দেবো विशाल के। बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग होमवर्क ट्राई किया करो सर। ठीक है, और अगर क्लास मिस हो जाए तो लास्ट फिर क्लास में नहीं थे और रिकॉर्डिंग देखे तो लास्ट का नहीं देख पाए थे। लास्ट का देख 30 मिनट मेरा छूट गया। कर लेना, हाँ कर लेना, हाँ। और करके होमवर्क भी ट्राई कर लेना, नहीं तो क्या हो ना, वो बाद में पढ़ा ही रह जाता है, यही मुश्किल हो जाता है बाद में होते होते ना। इसीलिए मैं, मतलब नॉर्मली मैं ना वीडियो किसी को ऐसे शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता बोलते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो दे देने से ना वो वीडियो, मतलब कोई करता नहीं है प्रॉपरली। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है बाद में देख लूँगा, बट ये बाद में देख लूँगा ना बहुत कम केस में हो जाता है। स्पेशली एग्जाम सिचुएशंस में फिर भी ठीक है, बट नॉर्मल सिचुएशंस में तो ये पेंडिंग पड़े रहते 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 इतना बर्डन बढ़ जाता है, अब क्या बताएं। ठीक है, ठीक है, चलो आज ना कुछ बाकी बहुत सारा टॉपिक है सैलरी में, एक एक करके बाकी टॉपिक कंप्लीट करते हैं और फिर लास्ट में होमवर्क डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, नहीं तो मैं एक काम करूँगा, होमवर्क का जो आंसर्स है ना उसको मैं करके आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप लोग खुद से ही चेक करो, अगर कहीं डाउट लगे तो मुझे पूछा करो, वो बेस्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, आज क्या हुआ पता नहीं, आज बहुत जन का दिक्कत हो रहा है बोल रहे हैं, पता नहीं है, इतना प्रॉब्लम तो होता नहीं है। प्रिया का फिर से प्रॉब्लम हो गया, प्रिया का तो कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ओके लेट्स, चलो स्टार्ट तो किया जाए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं दे पाएंगे किसी को। ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आज सर ना मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को पढ़ाई करना है लीव एनकैशमेंट का, तो वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग देखो एक एक करके, लीव एनकैशमेंट का बात होगा, फिर एचआरए का कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लीव एनकैशमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लीव एनकैशमेंट इज जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, जैसे पेंशन ग्रेचुइटी प्रॉपर रिटायरमेंट बेनिफिट है। लीव एनकैशमेंट नॉट प्रॉपर रिटायरमेंट बेनिफिट, इट्स उसी तरह का कुछ है। ठीक है, मैं आपको बेसिक एकदम स्टार्टिंग का जो सैलरी क्लास है ना सर, उसमें जो डिटेल्स चर्चा हुआ था वो डिटेल्स चर्चा को कभी मत भूलना सर। उसी के अंदर जो जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उसी का अभी क्या कर रहे हैं सर, इन डेप्थ एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर वाला चीज़ों में बात हो रहा है कि भाई इसका अंदर का कैलकुलेशंस कैसे होगा। जिस तरह से हम लोग अभी पेंशन कर लिया, ग्रेचुइटी कर लिया, जो बहुत ही वाइटल पॉइंट माना जाता है सैलरी कॉन्सेप्ट में, सिमिलरली आज करेंगे लीव एनकैशमेंट। इसके बारे में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए में चर्चा किया गया है सर। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए। ठीक है, ठीक है, देखो सर एक एक करके बात करता हूँ कि लीव एनकैशमेंट क्या होता है, इसमें चर्चा करेंगे। फिर आगे आगे आपको अलावेंस और पार्क विजिट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हाउस रेंट अलावेंस में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इच्छा तो इतना ही है। और फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे सर प्रोविडेंट फंड में जाएंगे। ठीक है, अच्छा उससे उससे पहले मोटर कार के बारे में भी डिस्कशंस होगा। मोटर कार का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो लोग जॉब करते हैं, मोटर कार मिलता है कंपनी से, तो कंपनी अगर मोटर कार देता है तो फिर उसका क्या, कितना अमाउंट सैलरी में आना चाहिए, कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड हो जाना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर है सर।
ओके चलो, तो पहले हम लोग लीव इनकैशमेंट से चालू करते हैं। ऐसे तो पेंशन ग्रेचुइटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी मैंने दिया, बहुत लोगों ने अच्छे से ट्राई किया, किसी किसी ने ट्राई किया नहीं, ट्राई कर लेना। मैं और सारा क्वेश्चंस आज प्रोवाइड करूंगा, उसमें मिक्सड अप रहेगा, HRA सब कुछ मिक्सड अप रहेगा, ग्रेचुइटी पेंशन, तो आप लोग उसमें से भी ट्राई ज़रूर करना सर। ओके चलो सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम लोग चालू हो जाते हैं। ओके आई थिंक स्क्रीन शेयर हुआ है। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हुआ है। हाँ सर। जैसे कि मैं आपको ये वाला जो सैलरी शीट दिख रहा है ना सर आप लोगों को, ठीक है, ये सैलरी का ओवरऑल एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग चर्चा तो काफ़ी सारा चीज़ कर लिए हैं, बस जो जो पॉइंट में हमें, जैसे कि बेसिक सैलरी, फीस, कमीशंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस पे भी चर्चा किए थे, कुछ क्वेश्चंस करना है, आज करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे भी कुछ क्वेश्चंस, मज़ा आएगा सर। हॉस्टल अलाउंस में ऐसा क्वेश्चंस कुछ है नहीं आज। ट्रांसपोर्ट में भी कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है। मेनली अभी चर्चा करने जो जा रहे हैं दैट इज़ आपका ये एरिया, ये दिस इज द एरिया जिसपे हम लोग करेंटली चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेचुइटी हम लोग कर लिए हैं सर। अच्छा, अनकॉमिटेड कॉमिटेड दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अच्छा, उसके बाद लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट यही चर्चा का आज मेन एरिया है। ग्रेचुइटी पेंशन के बाद लीव एनकैशमेंट, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रोविडेंट फंड के ऊपर चलेंगे, ठीक है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का एरिया तो बात हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सब है। तो चलो बात कर लेते हैं। तो आज क्या बात होगा, आज बात होंगे लीव एनकैशमेंट पे। चलो सर, ये लीव एनकैशमेंट है क्या सर? बेसिकली आप लोग लीव एनकैशमेंट के बारे में सुने हो? हाँ सर, हाँ सर। सुने हो? क्या होता है बोलो ना, क्या क्या समझ है? लीव एनकैशमेंट क्या होता है, किसने नहीं सुना? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना सर? ओके। लीव एनकैशमेंट वो होता है सर कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी ना आपको काम के लिए ना कुछ छुट्टी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? हाँ रोशनी, काम जब कंपनी में कोई करता है तो कंपनी कुछ हॉलीडेज़ देता है। एक तो होता है गवर्नमेंट हॉलीडेज़ जो सबको मिलता है, बट कुछ ना आप ले सकते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो। लेकिन अगर आप मानो कि वो लीव जो आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए, ठीक है, जो आपको एक्चुअल में आप लोगे ना, तो उसके लिए कंपनी आपका सैलरी कट नहीं करेगा, सिंपल बात है। कुछ ऐसे हैं कि अरे बाप रे, आज क्या दिक्कत है। ओके ओके, तो कंपनी क्या करेगा सर, सैलरी कट नहीं करेगा आपका, मतलब आप छुट्टी ले लोगे, लेकिन फिर भी, सॉरी, आप छुट्टी नहीं, मतलब ऐसा छुट्टी रहेगा कि आप छुट्टी को यूज़ नहीं करोगे, बदले में आप काम करोगे। आप बात समझ रहे हो ना सर? मैं थोड़ा सा वो वहाँ पर दिक्कत हो रहा बोल के मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था कि आपके लिए जो अलॉटेड छुट्टी रहेगा वो छुट्टी में भी आप काम कर लोगे। ऐसे लोग होते हैं ना सर कि जिसको छुट्टी भी दिया जाता है, फिर वो छुट्टी नहीं लेता और उस छुट्टी में काम कर लेता है। हाँ सर, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको लीव एनकैशमेंट में ट्रीटमेंट किया जाता है। और उस छुट्टी ना यूज़ करके हॉलीडे, मतलब जो लीव आप ले सकते थे पेड पे, ठीक है, पेड लीव, मतलब आप लीव लोगे फिर भी आपको कंपनी पे करेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको ना लेते हो और बदले में आप काम करते हो, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा भी पे करता है, मतलब ना लेने के कारण जो पेमेंट होना चाहिए। तो इस तरह का अगर कुछ भी है ना, तो उसको लीव इनकैशमेंट में बेसिकली ट्रीटमेंट मिलता है। तो चलो सर, मैं आपको लिखाते हुए समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो टॉपिक है सैलरी हेड पे आज, सैलरी हेड, लीव लीव एनकैशमेंट। क्या प्रॉब्लम पॉइंट है सर? लीव एनकैशमेंट। अब ये लीव एनकैशमेंट में होता क्या है,
तो एक एक करके बात को समझते हैं। सपोज ABC लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो, ABCD जो भी नाम लो आप, इसका एक पॉलिसी है। सर स्क्रीन शो हो रहा है ना? चौथा स्क्रीन शो हुआ है, देख तो, मतलब लिखा दिख रहा है, क्योंकि कुछ तो इश्यूज है आज। है सर, देख, इसका कुछ पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है? 40 डेज लीव। ध्यान से सुनना सर। लीव एनकैशमेंट, अच्छा मैंने सेक्शन लिखना भूल गया, आप लिख लो ना सेक्शन इसके बगल में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए। अच्छा, अब ये तो सेक्शन है, ठीक है। अब 40 डेज का लीव का प्लान चल रहा है कंपनी का। 40 डेज लीव, एवरी ईयर 40 दिन लीव देगा आपको, एवरी ईयर, ठीक है? ठीक है, लीव देगा तो देगा, लेकिन इससे ऐसा क्या बड़ा बात हो जाएगा सर? तो लीव में क्या होता है? एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग दी continuity of service, encashment of leave during the continuity of service। अब आगे आगे बताता हूँ सर, पहले थोड़ा लिख लो फिर मैं बताता हूँ। तो अगर आप लीव एनकैश करते हो, एनकैश करना मतलब जो छुट्टी लेना था आपने लिया नहीं, बदले में काम किया, तो कंपनी आपको पे करेगा, सिंपल बात है। तो छुट्टी लेना था आपने लिया नहीं, कंपनी आपको पे करेगा। तो जब भी पे करेगा तो आप क्या कर रहे हो सर? एनकैश कर रहे हो, ठीक है? जो लीव था उसमें काम किया और उसको एनकैश कर रहे हो, मतलब उसको पैसे में ट्रांसफर कर रहे हो। तो एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, तो ये कुछ अमाउंट जो है, ये जो भी अमाउंट आपको अलॉट किया जाता है, मतलब जितना छुट्टी का काम करने के लिए आपको पेमेंट मिलता है, जब इसको आप नगद में ट्रांसफर करते हो, एनकैश करते हो, तो वो अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में करते हो ना, तो रूल सिखाते हैं हमें कि ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो ना सर? ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरा बात समझ में आ रहा है? प्रिया, रोशनी, प्रिया आवाज आ रहा है? प्रिया, हाँ सर। ओके। तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में अपना लीव एनगेज। क्या ना, मेरे फोन से प्रॉब्लम होता है, लैपटॉप से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो लैपटॉप से ही करना। हाँ सर, फिर लैपटॉप से करना होगा बस। हाँ, तो लैपटॉप से फोन ही में बहुत कंफर्टेबली हो जाता है, इसीलिए लैपटॉप ऑन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए नहीं मैं करती। समझ सकता हूँ, फोन में इजीली हो जाता है। अमृतेश भी वही बोल रहा था कि अगर लैपटॉप से ज़्यादा अच्छा होता है तो फिर लैपटॉप से ही कर लेना सर, जिसका जिसका जिसमें सुविधा हो उसी में कर लेना, ठीक है? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा सर अगर आप अपने कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में, अगर आप अपने कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में लीव एनकैशमेंट को, मतलब अपने लीव को एनकैश कर देते हैं। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, मतलब जितना साल आपका नौकरी रहेगा उसके बीच में अगर आप करते हो तो। से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल आप ना एक गुल्लक बनाओ अपना, लीव बॉक्स। क्या बना रहे हो सर? लीव बॉक्स, ठीक है? मतलब आपका छुट्टी जमा होता है इसमें। क्या है सर ये आपका लीव बॉक्स है। इस लीव बॉक्स में आपका छुट्टी जमा होगा। तो ऐसे तो कंपनी आपको कितना एनुअल लीव देता है सर? हाँ, कितना एनुअल लीव देने के बारे में बात किया हम लोगों ने? 40 days। 40 डेज। थैंक यू सर। तो कंपनी आपको 40 डेज लीव देगा, तो आपका लीव जमा होगा लीव बॉक्स में। वेरी सिंपल। अब जैसे लीव जमा होगा, अब आपका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस भी देखना पड़ेगा कि आपका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस क्या है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, at the time of
रिटायरमेंट दैट इज 20 ईयर, ठीक है, ये भी एक तरह का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, वही रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली जैसे पेंशन ग्रेचुइटी होता है ना, वैसा यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ ही, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे भी हम लोग इसको इनकैश करते हैं, इस तरह का एक सिस्टम देखा गया है कि जो लोग सैलरी होल्डर होते हैं, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट, इस तरह का जो भी पॉइंट्स है ना, इसको हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट, आप लोग लिख के रख सकते हो कि अगर किसी को बाद में लगे कि सर ये क्या है, ऑब्वियसली ये रिटायरमेंट बेनिफिट में ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 20 ईयर, कितना साल काम किए? 20 ईयर 9 मंथ, 20 साल 9 महीना आपने काम किया। ठीक है, अब इसमें भी आपके सामने 20 साल 9 महीना काम आपने किया, बहुत अच्छा किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, अभी आप क्या हो? गवर्नमेंट भी हो सकते हो, आप नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हो। आप गवर्नमेंट भी हो सकते हो, आप नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हो, जो भी हो आप। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए आपके लिए एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि एक एजम्पशंस करके चल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए दोनों के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो, आपको जो क्रेडिट लीव था, मतलब जो लीव बॉक्स में आपका लीव जमा हुआ था, इसमें मानो कि आपका क्रेडिट लीव, मतलब जब आप रिटायर कर रहे हो सर, आप समझ रहे हो ना, जब आप रिटायर कर रहे हो तो क्रेडिट लीव आपको यहाँ पर शो हो रहा है 350 डेज का। सर वो स्क्रीन रुक गया है, इसे ज्वाइन करता हूँ। स्क्रीन रुक गया है? अच्छा, 1 मिनट रुको, रुको हम हाँ देखते हैं। वो 1 नॉन, मिनट, ये नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण ऐसा होता है। नॉर्मली देखा गया है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, मोबाइल कनेक्शन में थोड़ा बट दिक्कत सर है। स्क्रीन चल रहा था, स्क्रीन मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन नहीं नहीं, तेरा प्रॉब्लम चल नहीं रहा है। था। ये इंडिविजुअल, मतलब जो जहाँ से है उसके वहाँ पर अगर नेटवर्क में कोई इश्यूज है तो उसके कारण होता है। देख तो अभी चेंज हुआ क्या कुछ अमृतेश? नहीं वैसे ही ब्लैक है, केएस लिखा हुआ है। ब्लैक है, केस लिखा हुआ, रिज्वाइन कर दो। मेरा, हाँ तो मैं ही वही कह रहा हूँ। रिज्वाइन कर, ओके। तो क्रेडिट लीव कितना हो गया सर? 350 डेज। क्रेडिट लीव कितना हो गया? 350 डेज। तो ये साल भर में, मतलब आपका हर साल 40 दिन करके जमा होता है। आप 20 साल 9 महीना नौकरी किया, तो जब आपने 20 साल 9 महीना नौकरी किया, तो नौकरी करने के बाद जब आपका 20 ईयर्स 9 मंथ्स का जॉब आपका कंप्लीट हुआ, अभी हुआ है चेंज देख, हेलो, चेंज हुआ रे? हेलो, हाँ सर। ठीक है, वही तो पूछ रहा हूँ। तो क्रेडिट लीव इक्वल्स टू 350 डेज, ठीक है, और उसका वैल्यूएशन कुछ ऐसे आपको बताया जा रहा है 2,50,000, ये हम लोग मान ले रहे हैं सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे बोल सकता है कि क्रेडिट लीव इतना दिन का है और उसके लिए इतना अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप इनकैश कर सकते हो। अब बात समझ रहे हो ना कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के केस में अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में लीव इनकैशमेंट को मतलब लीव को इनकैश करते हो तो वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, ये क्रेडिट लीव 350 दिन भी समझ में आ रहा है, 2,50,000 क्यों बनाया सर, ये भी शायद समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर, ये 2,50,000 उस लीव का क्या है, वैल्यूएशन है ना। हाँ सर, ये 2,50,000 क्या है, लीव का वैल्यूएशन है। स्टोरी समझ में आ रहा है कि नहीं बताना सर, क्योंकि स्टोरी अगर थोड़ा सा समझ में दिक्कत होगा तो फिर सम समझने में दिक्कत हो जाएगा। स्टोरी क्लियर है ना अभी तक? हाँ बोलो सर। सर। ओके, हाँ सर। अब बैकग्राउंड क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब गवर्नमेंट एंड अब दो तरह का कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, एक सरकारी कॉन्सेप्ट में बात करेंगे और एक ये जब से हम लोग ये ग्रेजुएटी पेंशन चालू किया ना सर, ये सरकारी और प्राइवेट ये दोनों में बहुत चक्कर चल रहा है। जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत सारा ऐसे चक्कर चल रहा है, ये सरकारी और प्राइवेट को लेके पूरा राजनीति एकदम बहुत गर्म है तो
गवर्नमेंट 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट भी 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है। सॉरी ये नॉन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट है बेसिकली। तो ये तो सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट है मतलब नॉर्मली, ठीक है, लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए तो दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में नहीं है, मतलब पूरा रिटायरमेंट के बाद ही उठा रहा है, तो फिर नो प्रॉब्लम, तो इसके केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर 10 सबसेक्शन 10 डबल ए यहाँ पर आपको कुछ अलग ही हिसाब दिख सिखाता है। आप लोगों को समझ में आया सर ये फुल्ली एग्जाम कब हो जाएगा? जब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में होगा तो फिर वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप सरकार का हो चाहे आप प्राइवेट का हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का हो और आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में इनकैश नहीं कर रहे हो तो फिर इन दैट केस ये फुल्ली एग्जाम्ड हो जाएगा सर। अच्छा, तो फिर अभी इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। इसका रूल्स है सर एक, जैसे कि हम लोग हर बार ऐसे ही लिखते रहते हैं, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, मतलब इनमें से जो कम होगा उसको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, इनमें से जो कम होगा उनको एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो क्या एग्जेम्प्ट माना जाएगा, इनमें से क्या कम होगा, वही तो लिखना है सर। ओके, पॉइंट ए, तो मैक्सिमम একটু দেখাও पुट्टा देखा वो तो इतना जोर से बोला ना, मैं चिंता में पड़ गया कि क्या हो गया। হয়ে গেছে। मैं डर गया, मैं 2 मिनट में बोले क्या हुआ। ये मुझे लगा कि मेरे घर के सामने कोई आ गए, मुझे ऐसे करके बोल रहे दादा, ऐसे करके। मैंने कहा, अच्छा, इतना जोर से दादा बोला, डर गया मैं। ओके, अच्छा, इसका भी एक मैक्सिमम अमाउंट होगा, फिर एक अमाउंट लिख लिया रे। হ্যাঁ দাদা। ओके, एक सेकेंड होल्ड करता हूँ। एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, अच्छा, जो मैं लिखा रहा था अमाउंट रिसीव्ड, ओके, मैक्सिमम, फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड, फिर सी, टेन इंटू एवरेज सैलरी, एंड डी क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी। ठीक है, तो मैक्सिमम पे आप क्या अमाउंट लिखोगे सर? 3 लाख। अमाउंट रिसीव जो गिवन रहेगा, ठीक है, 10 इंटू एवरेज सैलरी रूल है सर, एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी जो होगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चारों में से जो सबसे कम होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, और अमाउंट रिसीव्ड से बाकी अमाउंट लेस करने से वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो सर, अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैक्सिमम तो 3 लाख का रूल्स है, तो मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव्ड का हिसाब क्या हो जाएगा सर? हम लोगों ने क्या माना अमाउंट रिसीव्ड के बारे में? 2,50,000 माना ना सर? हाँ, एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस
सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए 2,50,000 का हिसाब लगाया, मतलब हम लोग एज्यूम कर लिए क्वेश्चन में कि हम लोग लीव एनकैशमेंट के थ्रू से कितना ले रहे हैं 2,50,000, ठीक है। तो अमाउंट रिसिप्ट कितना हो जाएगा 2,50,000। आई होप समझ में आ रहा हो सर। अच्छा 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर पहले ना थोड़ा सा हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। बाकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना हम लोग ग्रेजुएटी में सीखे हैं। हाँ सर, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना ग्रेजुएटी में सीखे हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएटी क्लास मिस किया है तो फिर मैं आज फिर से एक बार दिखाऊंगा एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना। वो एक्चुअली जब आप रिटायरमेंट करते हो उसके ठीक पिछला 10 महीने का, जिस महीने में आप रिटायर करते हो जिस साल में, उसका पिछला 10 महीने का, ठीक है, 10 मंथ्स का सैलरी कैलकुलेट किया जाता है एवरेज सैलरी पे। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं सर कि आपका एवरेज सैलरी 10 महीने का 14,000 करके, ये एजम्पशंस है, ठीक है। कितना हो जाएगा सर 1,40,000। और क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, अब इसी में मेन चर्चा है सर, क्रेडिट लीव का कैलकुलेशंस क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सर। ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अच्छा ये तो रूल है, मैक्सिमम 3 लाख जो है ना सर, ये रूल है, ठीक है। ये आप लोग किसी भी मैट में देख लोगे, ठीक है। दिस इज द रूल्स, मैक्सिमम 3 लाख, ठीक है। ये जैसे कि लीव एनकैशमेंट का रूल देख रहे हो आप, ठीक है, ये रूल है। जैसे कि हम लोग वहाँ ग्रेचुइटी में देखे थे ना सर 20 लाख का, सिमिलरली यहाँ पर भी रूल है 3 लाख का। अमाउंट रिसीव का तो कोई रूल नहीं होता, जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे उसके बेसिस में। एंड 10 इंटू एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और 10 महीने के हिसाब से होता है इसीलिए। अच्छा तो 10 इंटू एवरेज सैलरी इज अ रूल ऑब्वियसली। और एवरेज सैलरी का हिसाब एक होता है सर जो 10 महीने का सैलरी कैलकुलेट करना होता है। एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी, इसमें एवरेज सैलरी तो फिर भी आप कैलकुलेट कर लोगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 14,000 यहाँ पर मान लिए हैं, तो आप एवरेज सैलरी कैलकुलेट भी कर लोगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट लीव का क्या करें, इसको लेके थोड़ा आपको समय देना होगा, ठीक है सर। तो क्रेडिट लीव को क्या किया जाए, चलो सर बोल, क्रेडिट लीव तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ सर, टोटल लीव मान के चलते हैं। अच्छा मान के क्यों चलेंगे सर, अगर आप 20 ईयर्स 9 मंथ्स, अगर आप 20 ईयर्स 9 मंथ्स नौकरी करते हो तो कितना सालों तक आप नौकरी करते हो, फ्रैक्शन इग्नोर्ड होगा, जैसे ग्रेचुइटी में होता है ना सर, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। याद है आप लोग ग्रेचुइटी के रूल्स में लिखाए थे, ग्रेचुइटी में 2 रूल्स था, ठीक है। एक केस में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स लिया गया था और एक केस में फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड लिया गया था। हाँ सर, याद है सर, बोलो ना। है दादा। हाँ तो वो यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये जो 20 ईयर्स 9 मंथ्स देख रहे हो ना, तो ये 9 मंथ्स को इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में छोटा करके लिख लो सर, ठीक है। फ्रैक्शन इग्नोर्ड मतलब 20 साल 9 महीना, 20 साल 6 महीना, कुछ भी रहे, आप तो 20 साल ही पकड़ के चलोगे, ठीक है। जैसे कि ग्रेजुएटी का रूल था वैसा ही फ्रैक्शन इग्नोर्ड। ग्रेजुएटी में 2 रूल हुआ करता था सर, ठीक है। ग्रेजुएटी में 2 रूल हुआ करता था। एक रूल में 20 ईयर्स 6 मंथ्स अगर होता है, मतलब जिसमें इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाला होता था, ठीक है, जो मतलब एक कवर्ड होता था और एक नट कवर्ड होता था सर, है ना सर। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाला में, जैसे 20 साल 6 महीना होके जो ग्रेजुएटी का क्लास मिस किया है उसको शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बट एक बार कर लोगे, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बोला। तो वैसे ही यहाँ पर भी ना फ्रैक्शन इग्नोर्ड वाला केस लिया जाएगा, 20 साल 9 महीना मतलब 20 साल, ठीक है सर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा फ्रैक्शन इग्नोर्ड। अगर आप ग्रेजुएटी क्लास कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या फ्रैक्शन है, मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है। प्लीज़ मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, ग्रेजुएटी में जिस तरह से मैं फ्रैक्शन लेना और फ्रैक्शन ना लेने के बारे में डिटेल्स कहा, आप प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सिमिलरली लीव एनकैशमेंट में भी वो फ्रैक्शन इग्नोर होता है, मतलब 20 ईयर्स 2 मंथ्स हो, 20 ईयर्स 3 मंथ्स हो, 20 ईयर 5 मंथ्स हो, 20 ईयर 9 क्या 11 मंथ्स भी होता ना, तो भी 20 लिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने से 21 पे ट्रांसफर हो जाते। तो अगर आप टोटल 20 साल नौकरी करते हो तो आपके गुल्लक में कितना लीव जमा होगा। हाँ सर, अगर आप 20 इयर्स सर्विस करते हो तो टोटल कितना लीव आपके पास जमा होगा, क्या ये हिसाब सही है। हाँ सर, 20 ईयर इंटू 40, 40 करके लीव था ना एवरी ईयर, देखो ना सर 40 डेज लीव बॉक्स में जमा होता है एवरी ईयर। हाँ
तो फिर 40 दिन करके अगर हर साल में आपका लीव जमा होता है तो 20 साल में 40 करके कितना लीव जमा हुआ आपका 800। ठीक है, अब इस 800 का क्या हिसाब है, इसमें भी आपको हिसाब देखना पड़ेगा। सर आपका क्रेडिट लीव कितना दिखा रहा है जिसके लिए आप 2,50,000 ले रहे हो, जिसके लिए आप 2,50,000 रिसीव कर रहे हो लीव एनकैशमेंट का, 350 डेज दिखा रहा है ना क्रेडिट लीव, मतलब लीव बाकी है आपने यूज नहीं किया। ठीक है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे, क्रेडिट लीव। तो टोटल लीव 800, क्रेडिट लीव कितना हो जाएगा 350, है ना सर, क्रेडिट लीव 350। तो अगर क्रेडिट लीव आपका 350 है, ये अगर आप माइनस कर देते हो तो जो अमाउंट आपको मिलता है, जस्ट मुझे एक बार बताना सर, अगर आप 800 से 350 लेस करते हो तो कितना हो जाएगा सर, मेरे हिसाब से 450 होता है। तो फिर ये जो 450 निकला इसको क्या बोलेंगे, हाँ सर बताना। 800 टोटल लीव है आपका पूरा 20 साल में, उसमें से आपने क्रेडिट लीव, मतलब आपका लीव अभी भी क्रेडिट है जिसके कारण आपको 2.5 लाख मिल रहा है। तो फिर बाकी जो 450 दिखा रहा है ये क्या है, कौन बोलेगा, कोई तो बताओ। थैंक यू सर, जो लीव मैंने यूज कर लिया, थैंक यू ना सर। तो बेसिकली इसको आप बोलो यूज, ठीक है। तो 450 आपने यूज कर लिया, लेकिन सर झटका यहीं पर आता है। झटका कहाँ लगता है, यहीं पर झटका लगता है। इनकम टैक्स वाले ना झमेला करके रखता है। आप तो अपने हिसाब से कर लिया एज पर कंपनी के हिसाब से, ये कंपनी का रूल था 40 दिन का लीव, बट इनकम टैक्स वाले ना 40 दिन लीव नहीं मानता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 40 डेज लीव नहीं अलाउ करता है। ठीक है, इनकम टैक्स का हिसाब थोड़ा अलग है। ये बताते हैं कि आप टोटल लीव ले सकते हो। अब कंपनी तो अपने अपने हिसाब से लीव देगा ना, लेकिन आपको चलना होगा एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आप पर ईयर मैक्सिमम 30 लीव दे सकते हो। कितना लीव दे सकते हो, 30। ठीक है, तो इन दैट केस 30 इंटू 20 ईयर्स के हिसाब से टोटल लीव हो जाता है एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 600। तो टोटल लीव अगर 600 हो जाए और इसके से अगर आप यूज कर लेते हो, कितना यूज कर लेते हो सर, क्रेडिट लीव 350। ठीक है, तो अच्छा क्रेडिट लीव तो 350 है, बट आपने यूज कितना कर लिया 450। तो ये वाला 450 को आप माइनस कर दो, तो यूज 450 है, तो 600 से 450 गया तो कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है आपका, हाँ सर हिसाब तो मेरे बता रहे हैं सर, क्रेडिट लीव पड़ा हुआ है 150 का। अब हिसाब एक्चुअली इस केस में आपको क्या लग रहा था कि क्रेडिट लीव तो मेरा 350 है। आप बात को ध्यान से सुनना सर, कि आपका क्रेडिट लीव 350 है, तो फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका जो मतलब लीव इनकैशमेंट का जो कैलकुलेशन होगा कि 350 दिन का लीव है, ठीक है, 30 डेज करके अगर आप 14,000 करके सैलरी लेते हो तो 350 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 14,000, तो करीब क्रेडिट लीव का हिसाब कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको हिसाब करके देखो सर, 350 बाई 30 इंटू 14,000, मतलब 14,000 कहाँ से आया बोलो तो, सैलरी सर। ये जो एवरेज सैलरी माना ना सर, ये एवरेज सैलरी 14,000, एवरेज सैलरी जो 14,000 माना वो एवरेज सैलरी। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 350 आपका क्रेडिट लीव है, 30 डेज, एक महीने में आपको 14,000 करके मिलता है। तो पर महीना अगर आपको 14,000 करके मिले तो फिर 350 दिन लीव के कारण आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आप करके देखो। मेरे हिसाब से ये अमाउंट आएगा 163,333, मतलब 1,63,000, 1,63,333। क्या ये अमाउंट आ रहा है सर, एक बार करके देखो। यस सर। ये अमाउंट क्यों निकाला समझ में आ रहा है, मतलब 30 डेज के लिए अगर आपको एवरेज सैलरी 14,000 मिलता है तो क्रेडिट लीव 350 के लिए आपको कितना अमाउंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। 30 डेज में अगर 14,000 मिले तो फिर 350 लीव के लिए आपको कितना दिन मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। ये हो गया ना कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस तो लॉजिकली सही है, बट सर मुश्किल क्या है ना, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ये लॉजिक एक्चुअली यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, बिकॉज इनकम टैक्स वाले इसको अलाउड नहीं करता। सर आप भी ना ऐसे ही काट दो, जैसे मैंने किया वैसा ही करके आप भी काट दो। क्यों सर, आपको ना लॉजिक के थ्रू से नहीं जाना है, रूल के थ्रू से जाना है। इनकम टैक्स ना लॉजिकली नहीं चलता सर हमेशा। इनकम टैक्स हमेशा, नॉट ओनली इनकम टैक्स, टैक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है
कि इसमें लॉजिक हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि बिकॉज रूल बेस्ड है, तो रूल बेस्ड में लॉजिक लगाओगे ना तो मुश्किल में आ सकते हैं। रूल में लॉजिक काम नहीं करता, रूल है तो है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। अब कोई बोलेगा लॉजिकल है, कोई बोलेगा इलॉजिकल है, तो रूल जैसे काम करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30 दिन का मानता है तो आपको 30 दिन मानना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर ये कैसा गुंडागिरी है, हाँ सर, सरकार का तो हमेशा एक गुंडागिरी चलता है। मतलब ये गुंडागिरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो जो बताता है आपको मानना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए, नहीं तो सर पब्लिक तो कुछ भी करेगा, वो बोलेगा मेरे अपने हिसाब से चलूंगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ तो रूल बनाएगा सर। अच्छा, देयरफॉर तो फिर आपका हिसाब क्या हो जाएगा, 150 करके, अच्छा इसको ना येलो में कर देते हैं, आपका हिसाब क्या हो जाएगा 150 करके कितना दिन का, 30 दिन में अगर आपको 14,000 मिलता है तो 150 दिन का जो लीव आपका बचा हुआ है इसके लिए आपको कितना मिलेगा, करके बताओगे मुझे कोई कितना मिल रहा है। 30 डेज का 14,000 है तो फिर 150 दिन का कितना मिलेगा, 70,000। 70,000। 70,000, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये मुझे यहाँ पर फिर से चले जाना है, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, ये कितना आया सर, फिर क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी किया तो मुझे कितना अमाउंट मिला सर, 70,000 मिला, समझ रहे हो सर। तो अल्टीमेटली सबसे कम कौन सा हुआ सर, देखो तो 1 2 3 4, इन चारों में से सबसे लीस्ट कौन सा आया, हाँ सर 70,000, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यही आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बस आप इतना ही करो, ये 70,000 हो गया एग्जेम्प्टेड, 70,000 हो गया आपका एग्जेम्प्टेड। और तो फिर टैक्सेबल क्या हो जाएगा सर, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इक्वल्स टू आपने रिसीव कितना किया था लीव एनकैशमेंट 2,50,000 माइनस 70,000 जो एग्जेम्प्टेड वैल्यू है दिस वन, तो अल्टीमेटली टैक्सेबल आ जाएगा 1,80,000 जो आपको सैलरी शीट में शो करना होगा। ठीक है, अभी हम सैलरी शीट में और नहीं जाएंगे, वो तो कंप्लीट सम्स में जब आएंगे ना, सैलरी शीट भर भर के करना है तो डजेंट मैटर। फिलहाल आप मुझे इतना बताओ सर, लीव एनकैशमेंट का हिसाब किताब क्लियर है कि नहीं। आई वांट टू आस्क ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ बताना सर कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। हड़बड़ी का कोई चीज़ नहीं है, आपको धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा। बोलो सर, लीव एनकैशमेंट समझ में आया या नहीं, है दादा। सभी को बोल रहा हूँ। रोशनी तो हाँ बोला, सर इनकम टैक्स এর জায়গাটা একবার বলবেন? हाँ बोल बोल। इनकम टैक्स जगह, इनकम टैक्स बेसिकली एकदम सिंपल बात कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा सिंपल लॉजिक कहते हैं कि कंपनी का कितना भी दिन का टोटल लीव के बारे में कंपनी बोल दे, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीव एनकैशमेंट के बारे में बड़ा सिंपल बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख यहाँ पर जो रूल है मैट में ही हो, ये सीए का किताब में भी बोला है, सीएमए की किताब में, जहाँ जो भी आप इनकम टैक्स का जो रूल बुक है आप वहीं पर भी चेक करो, आपको पता चल जाएगा। Earned leave entitlement cannot exceed 30 days for every year of for actual service। समझ में आ रहा है, तो ये इनकम टैक्स का रूल है, ठीक है, दिस इज द प्रोविजन, ये रूल में ही कहा गया है कि लीव एनकैशमेंट 30 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर कंपनी 40 दिन प्रोवाइड करता है, सॉरी, अगर कंपनी 40 डेज प्रोवाइड करता है तो इट्स ओके, कंपनी के ऊपर है, लेकिन कंपनी के हिसाब से आपका हिसाब नहीं चलेगा। आप इनकम टैक्स बढ़ रहे हो तो आपका हिसाब आपके हिसाब से चलेगा। यहाँ पर टोटल लीव था 800 दिन का, 20 साल 40 दिन के हिसाब से आपने हिसाब किया, लेकिन आपका टोटल लीव हो रहा था 800 का, क्रेडिट लीव आपने हिसाब लगाया था 350 का, आपने यूज कर लिया 450 का, तो आपका टैक्स का जो पैटर्न है, का बैकग्राउंड नॉइज है बहुत ज़्यादा, किसका है इतना बैकग्राउंड नॉइज, म्यूट कर लो सर, अमृतेश म्यूट कर ले, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। ओके, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको मैक्सिमम 30 डेज का ही यूज करने के लिए देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मैक्सिमम 30 डेज का ही अलाउड करता है। तो आप कितना भी लीव यूज कर लो, 40 क्या 60 दिन का लीव ले लो, फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कंटिन्यूएशन सर्विस को 30 डेज के हिसाब से काउंट करेगा, कितना आपने यूज कर लिया
कितना आपने यूज कर लिया इसका डेटा तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा, है ना। टोटल लीव से क्रेडिट लीव हटा दोगे तो आपको यूज पता ही चल जाएगा। तो टोटल लीव से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज वाला को हटा देगा और 150 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, 150 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? है सर। हाँ, इसमें क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को क्यों इतना ध्यान में रखा, बिकॉज लीव इनकैशमेंट के नाम पे गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू कम हो जाता है। आप ही बताओ ना, अगर एग्जिम्प्टेड अमाउंट 70,000 है, ये कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है, या कि इनकम टैक्स एग्जिम्प्टेड अमाउंट अगर 1,63,333 होता तो इनकम टैक्स के लिए अच्छा होता? कौन सा अच्छा है? 70,000 है, वही अच्छा है। ऑब्वियसली वही उसके लिए अच्छा है। वो हमेशा चाहेगा कि आपका एग्जेम्पशन कम हो, ठीक है, बिकॉज आपका एग्जेम्पशन कम होगा तो फिर आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा होगा, और अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन सर एक लॉजिक भी देखना पड़ेगा, कंपनी भी तो अपना टैक्स को कम करने के लिए कुछ भी लॉजिक लगाएगा ना। वो 40 दिन क्या, वो तो लीव में दिखा देगा 60 दिन 70 दिन लीव दिखा देगा, और फिर एम्प्लॉय अपना बेनिफिट लेके निकल जाएगा, और सरकार को जब टैक्स देने का बात आएगा वो बोलेगा ये तो मेरा क्रेडिट में निकल गया, तो मेरा एग्जेम्प्टेड में निकल गया। तो ऐसा करके कंपनी भी अपना लॉ मतलब यूज़ करके कुछ भी यूज़ करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो एक लिमिट लगा दिया। एक सेकेंड, समझ रहे हो ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपने हिसाब से ही मैटर को बना लिया है, ठीक है। अब क्लियर है तो था है बोल। सर। ओके, चलो सर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैटर को समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखो फिर, पहले पहले थोड़ा क्वेश्चंस को ना राइट डाउन कर लो। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम स्मॉल क्वेश्चन है। are an employee of XYZ Limited, retired from service with effect from 1st of January 2021, ठीक है, 1st of January 2021, after serving 16 years and 7 months, 16 years and 7 months. At the time of retirement, जब रिटायरमेंट ले रहे हैं, he received a sum of rupees 50,000. At the time of retirement, he received a sum of rupees 50,000 as leave encashment. ठीक है सर, लीव एनकैशमेंट के रूप से उसको 50,000 मिल रहा है फॉर अनअवेल्ड लीव। लिखते रहो सर, लिखते हुए समझ में ज़्यादा आता है, इसलिए मैं कभी कभी लिखाता हूँ। अनअवेल्ड लीव ऑफ 300 डेज। कितना दिन का लीव अनअवेल्ड है उसका? 300 दिन का, ठीक है। ही वॉज एंटाइटल्ड to 40 days leave for
ईच ईयर, हर साल उसको मतलब कंपनी क्या करता है, 40 दिन का लीव देता है फॉर ईच ईयर of completed year of service, each year of completed year of service, year of service. He was getting a salary, he was getting a salary of rupees 5,000 per month. He was getting a salary of 5,000 per month at the time of retirement. At the time of retirement, he received increment. He received increment of rupees, एक second, of rupees 500, 500 का इंक्रीमेंट मिला उनको with effect from 1st of July 2020, 1st of July 2020। ठीक है सर, तो आपको पूछ रहा है नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं, कंप्यूट the amount of leave encashment, compute the amount of leave encashment exempt from tax, for the previous year 2021, the previous year 2021 relevant assessment year 21-22। क्वेश्चन लिखा सर, समझ में आया? क्वेश्चन लिख लिए? मस्ट आस्क ऑल ऑफ यू, सभी को पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लिया सर आप लोगों ने? हाँ सर। क्वेश्चन सब पढ़ के कुछ समझ में आया सर? लिख लिए। ठीक है सर। आर एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम with WEF, okay, this is the WEF, with effect from, शॉर्ट में लिखा गया है with effect from, ठीक है, वेफ नहीं होगा सर। from 1st January 2021 after serving 16 years 7 months at the time of retirement, he received a sum of rupees 50,000 as leave encashment for unavailed leave of 300 days। कितना unavailed leave है उसका? 300 दिन का credit leave basically। he was entitled to 40 days leave for each year of completed year of service। he was getting a salary of 5,000 per month। at the time of retirement he received increment of rupees 500 with effect of, at the time of retirement he received, ये another point है, he received increment of rupees 500 with effect from 1st of July 2020, okay, 2020। कंप्यूट करने बोल रहा है कि आप लीव इनकैशमेंट कितना एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर एक्चुअली 21-22 है। हो जाएगा सर? क्या मैं वेट करूं आप लोगों के आंसर के लिए? विशाल, प्रिया बोलो, रौनक? हाँ सर, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सर, ओके, ट्राई करो फिर। ट्राई सर, ट्राई, सभी कोई ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या जवाब ढूंढना होगा? सबसे पहले क्या जवाब ढूंढना होगा? आपको मैं एक बार रूल्स दिखाता हूँ। जब भी आपको इस तरह का सवाल करते जाए ना, आप हमेशा अपने आप को पहले सवाल करना, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। ये सबके आपके जहन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि सरकार का है या प्राइवेट का है, ठीक है? तो अगर सरकार का होगा ना तो बोल के देगा, सिंपल बात है।
जैसे हम लोग यहाँ पर पता चल जाता है ना कि कोई अगर गवर्नमेंट नौकरी करता है तो इतना कम होता है, तो पता चल ही जाता है। ठीक है, अब होगा ही ना सर, सरकार का नौकरी इतना थोड़ी ना मिलेगा, सरकार कैसे करेगा इतना नौकरी का, नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत सारा कंट्री कोशिश करता है, ऐसे नहीं हो सकता, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है बट बहुत मुश्किल है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूं तो फिर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली नॉन गवर्नमेंट है सर, एकदम नॉन गवर्नमेंट है। तो फिर नॉन गवर्नमेंट के तो फिर आप सबसे पहले तो यही लिख लो कि नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, है ना सर? क्या है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? मैक्सिमम ₹3 लाख। बी पॉइंट, अमाउंट रिसीव कितना हुआ? अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 50,000। 50,000। 50,000। सी पॉइंट, 10 इंटू एवरेज सैलरी कितना होगा? इसमें थोड़ा मशक्कत है। 10 इंटू एवरेज सैलरी आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। 10 तो रूल है, बट एवरेज सैलरी यू हैव टू कैलकुलेट, फिर आप यहाँ पर आके इसको पुट करना। ओके, एंड डी पॉइंट क्या बताता है? क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। ओके सर, तो क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। ठीक है, एवरेज सैलरी का दरकार तो हमें 2 बार है, तो फिर एवरेज सैलरी को एक काम कर लेते हैं सर, वर्किंग नोट करके कर लेते हैं। ठीक है স্যার এভারেজ স্যালারিটা 4800 আসছে। 4800, हाँ वेरी गुड सर, 4800, वेरी गुड, एकदम सही बोला। ठीक है, मैं फिर भी एक बार कर लेता हूँ। डेट ऑफ रिटायरमेंट कितना है? डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 जनवरी 2021 है ना सर? 1 जन 2021 ये आपका रिटायरमेंट का डेट है। तो जिस मंथ में आप रिटायर करते हो ना, ठीक उसके पिछले वाला मंथ से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे कि आपका रिटायरमेंट डेट क्या है? जनवरी है ना सर? दिस इज जनवरी। तो आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक इसके पिछले 10 महीने का हिसाब करना होगा आपको। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यही हिसाब ना मैं थोड़ा इधर लेके करता हूँ। तो आप जनवरी में रिटायरमेंट किए, लेकिन आपका हिसाब होगा दिसंबर से। तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, उसके पीछे अगस्त, उसके पीछे जुलाई, उसके पीछे जून, उसके पीछे मई, उसके पीछे अप्रैल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्च आएगा। ठीक है सर, 10 महीना हो गया ना सर? 10 महीने ही हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, इस 10 महीने में उसका सैलरी कब कितना रहा है उसका हिसाब आपको फटाफट पुट करना होगा। बता दो सर कि इस 10 महीने में कब कितना सैलरी रहा है। दिसंबर में कितना सैलरी मिल रहा है उसको? 5,000। 5000। नवंबर में 5000, अक्टूबर में 5000, सितंबर में 5000, अगस्त में 5000, जुलाई में 5,500। नहीं सर, यही में तो गड़बड़ हो जाता है। ओहो, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो सर। ही रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹500 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। वो रिटायरमेंट कर रहा है 21 को, 1 जनवरी 2021 को रिटायरमेंट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, और इससे पहले उसका लास्ट इंक्रीमेंट, दिस इज द लास्ट इंक्रीमेंट, लास्ट इंक्रीमेंट के बाद, हाँ सर, लास्ट इंक्रीमेंट, 4,500। थैंक यू सर, थैंक यू, लास्ट इंक्रीमेंट के बाद 5,000 हुआ है। तो फिर 5,000 से पहले कितना चल रहा था? ऐसा सिली मिस्टेक मत करना सर, 4,500। ऐसा सिली मिस्टेक एकदम मत करना। थैंक यू सर। तो जुलाई में कितना होगा?
जुलाई में 5,000 होगा कि जुलाई में 4,500 होगा? जुलाई में 5,000 होगा। थैंक यू सर। जून में 4,500 होगा, मई में भी 4,500 होगा, अप्रैल में भी 4,500 होगा और मार्च में भी 4,500 होगा। बस अब सारा का सारा को टोटल कर दो सर, बताओ कितना हो रहा है। मतलब सिंपल हो जाएगा, 5,000 करके 1 2 3 4 5 6 7 6 बार 5,000 इंटू 6 प्लस 4,500 इंटू 4, टोटल कितना हो जाएगा? 48,000। 48,000 डिवाइडेड बाई 10, 10 महीने का होना चाहिए, इसलिए 48,000 बाई 10 करने से हमें मंथली सैलरी जो एवरेज सैलरी है वो मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड 4800। तो ये आ जाएगा आपका 4800। यही रूल होता है सर एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का। तो 10 इंटू एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा आपका? 4800। तो ये आपका कितना हो गया सर? 48। স্যার ট্যাক্সেবলটা কি 34,000 আসবে আর এক্সামটেড 16,000? एक सेकेंड रुक जा, देख रहा हूँ, अभी मैं भी तो आ गया तेरे साथ साथ। क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी तो पता चल गया ना सर, 4800 होगा। बट सवाल है सर क्रेडिट लीव का क्या होगा? क्वेश्चन इज क्रेडिट लीव का क्या होगा? चलो सर फटाफट क्रेडिट लीव देख लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग को घुमाते रहना है और कुछ नहीं है। क्रेडिट लीव क्या करना है, इसीलिए प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, मैं मानता हूँ सर। अच्छा, क्रेडिट लीव सबसे पहले तो आप बताओ सर आपका टोटल लीव कितना हो जाएगा? टोटल लीव कितना है कंपनी का? सर 16 साल 7 महीना क्या करेंगे? 40 days 16 ईयर्स 7 मंथ्स, इसको क्या into करेंगे? 40। 7 मंथ्स को इग्नोर कर देंगे ना सर, ये रूल है। 7 मंथ्स को इग्नोर कर देना चाहिए, फ्रैक्शन इग्नोर्ड, बार बार बोल रहा हूँ सर। इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। तो 16 साल के साथ आपको इंटू करना है 40 को, तो 640, सही बोला ना? 16 ईयर इंटू 40 डेज का लीव, तो 640। हाँ, ओके 640 हो गया। अच्छा लेस कर देना पड़ेगा सर क्रेडिट लीव। क्रेडिट लीव कितना है? দাদা 300। हाँ बोल। বলছি ইনকাম ট্যাক্স এটা নিতে হবে না 30 ডেজ? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन मुझे यूज कहाँ से पता चलेगा? यूज कहाँ से पता चलेगा? टोटल कंपनी का लीव से 640 का कंपनी का लीव था, क्रेडिट लीव 300 है, तो फिर यूज कितना किया तुमने? यूज कितना किया? 340 ना? तो आपको तो यूज तो आपको ढूंढना है, अगर आप यूज को छोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा? बिकॉज जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपका 40 डेज लीव को इग्नोर करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपका एज पर इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, वो आपका 40 डेज लीव को नहीं मानता। तो फिर वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा टोटल लीव कितना होना चाहिए? टोटल लीव होना चाहिए 30 इंटू 16, तो उसके हिसाब से तो आपका 480। फिर आपने यूज कितना कर लिया टोटल में से? 340 340। ये क्रेडिट तो लीव 140। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है? यूज कर लिया आपने 340 का, तो फिर आपका क्रेडिट एक्चुअली हो जाएगा 140। तो आपको जो लग रहा था इसके हिसाब से हिसाब होगा, ये 300 के हिसाब से। बहुत लोग ये गलती कर देता है सर क्रेडिट लीव का, लेकिन ऐसा गलती ना करना। क्रेडिट लीव जो है वो क्वेश्चन वाला नहीं मानना है हमें, हमें एज पर इनकम टैक्स में उसको कन्वर्ट कर लेना है। बट इसका यूज़ तो करना है ना, क्योंकि हमें यूज़ पता करना है कि कितना हमने यूज़ कर लिया, तो इसलिए आपका हिसाब होगा इसके थ्रू से। तो 140 इसके थ्रू से अगर हिसाब होगा तो 140 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एवरेज सैलरी 4,800 का, तो कितना हो जाता है 3 सर? लाख ही है। हाँ सर, ये हो रहा है 22 31,000। आई 22 30 31 1 सेकंड। हाँ, कैसे? 140 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 4800 कितना हो रहा है?
मेरे तो 22,400 आ रहा है। 223999 3999 ओहो फ्रैक्शन है देख 22,400 हाँ 400 हाँ 22,400 तो बस तुम अभी जाओ यहाँ पर इसको लिखो। तो ये जो भी अमाउंट था दैट इज क्रेडिट लीव का जो है वो है आपका 140 मतलब पूरा का पूरा वैल्यूएशन ही हम लोग निकाल लिए। क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी 4800 है और क्रेडिट लीव आपका कितना हो गया 140 यही ना 140 इंटू 4800 इसको मंथली में ट्रांसफर कर दी डिवाइडेड बाई 30 तो 22,400 ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा हो गया। अच्छा इसमें लिख लेना है सर वर्किंग नोट फॉलो करने के लिए वर्किंग नोट 2 ठीक है और एवरेज सैलरी के लिए वर्किंग नोट 1। तो फिर अल्टीमेटली आपका अमाउंट आ गया 22,400। तो सबसे कम क्या है सबसे 22,000 यही वाला है सबसे कम यही वाला है 22,400 तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा है ना सर। ये आपका एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो जाएगा। तो फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इज एग्जेम्प्टेड ये तो समझ में आ ही रहा है एग्जेम्प्टेड। तो फिर टैक्सेबल क्या हो जाएगा आप कितना रिसीव किया था 50,000 रिसीव किया था 50,000 में से आप 22,400 को लेस कर दो 00 टैक्सेबल 27,600 आ रहा है सर टैक्सेबल। चौथा बोल हाँ सर यही है হ্যাঁ স্যার এটাই আসছে এটাই তো স্যার আমার ক্যালকুলেটরে এটা ছিল আমি লিখেছি অন্য ओ सबका हो रहा है विशाल विशाल হয়েছে विशाल प्रिया अमृतेश हुआ या समझ में आया जो भी हुआ बोलो हाँ सर हुआ यस सर হয়েছে अमृतेश বোঝা যাচ্ছে अमृतेश को बांग्ला समझ नहीं आता अमृतेश बोल समझ में आया कि नहीं आया हे अमृतेश बोल रे একটু একটু বোঝা যাচ্ছে কি না और अमृतेश सबका यूनिट वगैरह तो एक साथ लिखा हुआ है मतलब बाद में ना मतलब एक बार फिर से करूँगा सब क्लियर हो एक अच्छा मतलब अभी अभी जितना बोला गया है उतना अच्छे से समझ में समझ आया के कि बात नहीं ठीक है अभी खुद हाँ से तो वो तो समझ आ गया ये इसमें उलझ ठीक जाता हूँ केस में ठीक तो मैं ठीक अलग है से देखो कर वो तो रिवाइज कर ठीक है सर ठीक है एक बार तो घर पे देखना ही होगा रिवीजन बिना तो बात नहीं बनेगा। तो यही था ये जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन ऐसे ही होता है सर ठीक है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको फटाफट बोल देगा भाई कितना लीव एनकैशमेंट के लिए एग्जेम्प्टेड होगा और कितना लीव एनकैशमेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो वो सैलरी शीट में टैक्सेबल आ जाता है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट हट जाता है जो टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से ही चलता है सर इस तरह से ही चलता है। चलो सर कुछ और सम्स बनाते हैं। अच्छा एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन आई थिंक जिनको डाउट था कि सर एवरेज सैलरी क्या होता है कैसे होता है उनको समझ में आ गया ठीक है। अच्छा और भी क्वेश्चंस होगा और भी क्वेश्चंस होगा। अच्छा चलो क्वेश्चंस तो करेंगे हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस एक बार फटाफट लिख लेते हैं नोट्स के हिसाब से ठीक है। एक नोट्स लिख लो ना सर मतलब नोट इसलिए नोट लिखा रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पूरा सैलरी है ना ये पूरा सैलरी में जितना भी हम लोग हिसाब किताब लगाते रहते हैं ये हिसाब किताब ना एक पर्टिकुलर कुछ 2 पॉइंट में बटा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं अलाउंस दूसरे को बोलते हैं परक्विजिट्स। मैं आपको दिखाता हूँ ये सैलरी शीट का नोट तो मैंने सभी को शेयर किया है अगर किसी को बाई चांस नहीं किया मुझे एक बार याद दिलाना मैं कर दूंगा। ये जो नोट्स है ना इसमें आप देख सकते हो ये प्रोफॉर्मा नोट्स है बेसिकली डिटेल्स नोट्स नहीं है प्रोफॉर्मा नोट्स है। इसमें आप देखो कि आपके यहाँ पर बेसिक फीस कमीशन बोनस छोड़ने के बाद पहला पॉइंट क्या आ रहा है पहला पॉइंट आ रहा है सर अलाउंस ठीक है। तो ये अलाउंस का लिस्ट चल रहा है डीए चल रहा है एचआरए चल रहा है सीए चल रहा है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब अलाउंस का मतलब पूरा भरमार चल रहा है टैक्सेबल। उसके बाद देखो आ गया सर टैक्सेबल परक्विजिट्स। क्या आ गया सर टैक्सेबल परक्विजिट्स। अब ये अलाउंस और परक्विजिट्स में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। तो इसके लिए एक बार मैं आपको बता दूं सर कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट्स आपको पता होना चाहिए एज ए चार्टर्ड एज ए CMA एज ए CS यू हैव टू नो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड परक्विजिट्स। मतलब दोनों ही कंपनी अपने एम्प्लॉय को देते हैं दोनों में ऐसे तो कोई फर्क नहीं है। दोनों सैलरी दोनों टैक्सेबल भी हो सकता है और दोनों
एग्जेम्प्टेड भी मतलब थोड़ा बहुत लिमिटेशंस के साथ एक एग्जेम्पशंस कुछ टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्पशंस पार्टली टैक्सेबल दोनों ही हो सकता है। बट फिर भी दोनों का अलग अलग नाम क्यों दिया गया, व्हाट इज द मेन पर्पस, ठीक है। तो यही मैं आपको बेसिकली इस पॉइंट में लिखाने जा रहा हूँ सर। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस, ओके सर। डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड परक्विजिट्स, इसको प्यार से बोलते हैं सर पक्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं पक्स। पक्स मीन्स परक्विजिट्स, ठीक है, प्यार से ऐसे कहा जाता है। तो एक काम करना, एकदम सिंपल बचपन जैसा कर लेना, एक तरफ लिख लो अलायंस और एक तरफ लिख लो परक्विजिट, ठीक है। अलाउंस लिख लिया, परक्विजिट्स भी लिख लिया, थैंक यू। अच्छा, अलाउंस क्या होता है सर? अलाउंस ना कैश में दिया जाता है। परक्विजिट्स का क्या होता है, ये कैश में भी चलता है और काइंड में भी चलता है, ठीक है। अच्छा, ये दिया जाता है अनयूजुअल कंडीशंस के लिए, मतलब जो आपके फेवर में शायद कोई कंडीशंस नहीं है कंपनी में, जब आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने का घर नहीं है तो आपको कंपनी हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, ठीक है। तो इसको अनयूजुअल कंडीशंस कहते हैं। उसके लिए अलाउंस आ जाता है। या फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है। ये जो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट, जैसे अलाउंस के लिए अनयूजुअल कंडीशंस में पे करना होता, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब बन जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट परक्विजिट्स के लिए काम नहीं करता सर। ऐसा कॉन्सेप्ट परक्विजिट्स के लिए काम नहीं करता, मतलब इसमें कोई अनयूजुअल कंडीशंस के लिए परक्विजिट्स नहीं दिया जा सकता। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब बोल के कुछ नहीं होता। वो कंपनी अगर कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, परक्विजिट्स नॉर्मली मैक्सिमम केस में टैक्सेबल, पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन हाँ, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऑब्वियसली है पार्क्स में, जैसे कि मोटर कार कराएंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। मोटर कार में कितना सीसी का इंजन है उसका हिसाब होगा सर, ठीक है। सिमिलरली अलाउंस पे नो राइट गजब पॉइंट है सर। इसमें कोई राइट नहीं है कि आपको अलाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कोई इसमें अधिकार नहीं है। बट परक्विजिट्स में क्या है ना, राइट है सर, राइट एज पर दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। समझ रहे हो सर? हेलो, आपको ये डिफरेंस समझ में कुछ आया सर? अलाउंस एंड परक्विजिट, अलाउंस वर्सेस परक्विजिट, दोनों ही कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी दोनों में थोड़ा बहुत। हाँ सर, काइंड में टैक्सेबल कैसे होता है? काइंड में जैसे कि परक्विजिट्स अगर काइंड में मिला तो? जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है, ये देखना पहला दिन का क्लास में डिटेल्स में जो भी हुआ था उसी में सब कुछ बोल के रखा गया था। जैसे तुम्हें वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, ठीक है, मतलब आपको कंपनी घर दे रहा है रेंट फ्री, मतलब आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, कंपनी ही आपके लिए उसका रेंट भी दे देगा सब कुछ। तो उसका भी तो हिसाब होता है ना, तो वो तो कैश में नहीं दे रहा था आपको, वो तो काइंड में ही मिल रहा है आपको। हाँ, उस पर तो कितना लंबा चर्चा किया था हम लोगों ने। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर गवर्नमेंट दे रहा है क्वार्टर आपको, तो उसका हिसाब क्या होगा। अगर आप कोई बड़े सिटीज़ में रहते हो, ठीक है, जिसका शहर का जनसंख्या अगर 25 लाख से ज़्यादा हो तो क्या होगा, भूल गए सर? हाँ, 2001 के सेंसस के बेसिस पे अगर आप 25 लाख से ज़्यादा शहर वाला शहर में बड़ा शहर में रहते हो, 25 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो फिर उसके लिए हिसाब 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। अगर 10 लाख से 25 लाख का हो तो 10% होता है, और अगर कोई और सिटीज़ हो तो 7.5% होता है। हाँ, तो इस तरह का। फिर मोटर कार, वो भी तो काइंड है, कैश तो नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार अभी बताऊंगा सर, मोटर कार का पूरा हिसाब लिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मोटर कार का भी पूरा हिसाब है कि भाई कितना सीसी का इंजन दे रहा है, फिर उसका क्या हिसाब, आप कितना घर के लिए यूज़ करते हो, कितना बाहर के लिए यूज़ करते हो, कितना कंपनी के काम पे यूज़ करते हो, उसके हिसाब से आपका टैक्सेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। दूसरा परक्विजिट्स जैसे कि अगर स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, पर्सनल अटेंडेंट दे के रखा है आपको,
ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में गवर्नमेंट के हायर लेवल ऑफिसर्स के लिए ये सब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सब सरकारी लोग या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी, जैसे कि जो भी बड़े लेवल में, जैसे कि आप लोग जब अच्छा लेवल में नौकरी करोगे ना सर, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो जिस लेवल का पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग ए ग्रेडेड या बी ग्रेडेड लेवल में आपका जॉब होगा, मतलब कंपनी का ऑफिसर्स या फिर कंपनी के मैनेजरियल पोस्ट में कम से कम आपका नौकरी होगा। तो अगर आप जितना नॉलेजेबल बनोगे सर, इट्स ऑल डिपेंड। ठीक है, ये जॉब नौकरी का खेल क्या है, इट्स डिपेंड ऑन नॉलेज। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ताकत रखते हो, आपका जॉब का पद भी उतना हाईएस्ट लेवल का होता है। तो अगर इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज, अगर आप हाई लेवल नॉलेज गैदर करते हो, और हाई लेवल नॉलेज गैदर करने का मतलब ये होता है, यही पढ़ाई जो सीएमए का पढ़ाई आप करते हो, वही सीएमए का पढ़ाई दुनिया में बहुत लोग किए हैं, लेकिन हर किसी को ऐसे कहा जाता है जो सीए का पढ़ाई आप लोग कर रहे हो और भी लोग किए हैं या कर रहा है, लेकिन किसी को 35 लाख का भी जॉब मिलता है, किसी को 5 लाख का जॉब मिलता है, किसी को 3 लाख का पैकेज मिलता है, किसी को 18 लाख का पैकेज मिलता है। आप समझ रहे हो ना। अब उसके साथ साथ ये पाक्विटिस वगैरह भी एडिशंस हो जाता है। ठीक है, तो किसी को 3 लाख का क्यों, किसी को 18 लाख का क्यों, इसका फर्क तो उसके नॉलेज के बेसिस पे होता है। किसी को 5 लाख का क्यों, किसी को 35 लाख का क्यों, इट्स डिपेंड ऑन देयर नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज गैदर भी करना है और उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, अगर आप इसका एप्लीकेशन समझ जाते हो ना, तो फिर आप अपने आप को ऑब्वियसली बना पाते हो। इट्स नॉर्मल सिस्टम सर, मतलब क्या बताऊं सर, मैं तो आपको मैं नॉर्मली समझाने में बहुत दिक्कत हो जाता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर दोनों ही सीए किया है, दोनों ही सीएमए किया है, फिर एक का इतना सैलरी हाई, एक दूसरे का सैलरी इतना लोअर क्यों? सर इट्स डिपेंड कि आपने पढ़ाई करने के टाइम पे रट्टू तोता बन के पढ़ाई किए थे, या पढ़ाई को रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किए थे। डिपेंड्स, मतलब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो सर, हेलो सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर, अभी आ रहा है। रुक ठीक है। गया था। कहाँ तक क्या बात कर रहा था और नेटवर्क चला गया था? क्रिकेट के जो बारे में कुछ बोल रहे थे? रट्टा मारते और प्रैक्टिकल नॉलेज वही बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा था। ठीक है। हाँ, बेसिकली सिंपल बात चल रहा था कि आप अपना पढ़ाई को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे यूज़ कर सकते हो, उसके बेसिस पे ही एक्चुअली जॉब में किसका सैलरी हाई होगा, किसको पार्क्विजिट्स मिलेगा, किसको कंपनी पर्सनल कार दे के रखेगा, किसको कंपनी स्वीपर गार्डनर वॉचमैन दे के रखेगा, पर्सनल अटेंडेंट दे के रखेगा। इट्स ऑल डिपेंड्स। ठीक है सर, आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कंपनी भी आपके लिए उतना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है सर, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे सिर्फ कंप्यूटर दे दो और मैं बैठे बैठे एंट्री मारूंगा, ठीक है भाई एंट्री मार दो उसके हिसाब से उसका होगा। ओके सर, ठीक है, समझ में आ रहे? देख सभी तो काइंड दिख रहा है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, हाउस होल्ड, ये सब क्या है? काइंड ही तो है। हाँ जियाउल, काइंड नहीं दिख रहा है? सारा का सारा काइंड है, देख मैक्सिमम। क्या रे, समझ में नहीं आया? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी, स्क्रीन तो मैंने शेयर करना फिर से भूल गया। ठीक है, ये देखिए जो भी मैं बोल रहा था, इट्स ऑल मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर ऐसे भी कैश भी मिलता है, जैसे इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन मिलता है,
ठीक है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर में मिलता है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स मिलता है, ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, ग्रेचुइटी पेंशन तो एक कैश में मिलता है, अनकमिटेड पेंशन ये सब तो है ही, ठीक है। तो ये सब तो रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, बट बाकी जो मैं आपको अभी बता रहा था वो सब तो आपका पैकेजेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पैकेजेस में बहुत सारा कैश एंड मतलब काइंड में बहुत कुछ मिलता है, कैश में मिल सकता है, लेकिन अलाउंस तो नॉर्मली कैश में ही मिलता है सर, कैश में ही मिलता है। जैसे हाउस रेंट के लिए आपको अलाउंस मिला, आपको भाड़ा दे दिया जाता है, ठीक है। ओके, चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अलाउंस का, अच्छा अलाउंस के बारे में एक पॉइंट लिख लो ना, अलाउंस के बारे में इसी नोट के साथ कंटिन्यू करके अलाउंस के बारे में एक पॉइंट लिख लो। अलाउंस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। अलाउंस जो है सर, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, ये फुल्ली टैक्सेबल भी हो सकता है, ये एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिस पर्पस भी हो सकता है, ये एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अलायंस का इतना सारा केसेस हो सकता है। ओके, लिख लिए या कुछ बाकी रह गया? लिख लिया सर? हाँ, हो गया सबका? यस सर। ठीक है, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ तो। ओके, लिख के रख लो, क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स ऑन सीए। बहुत बार ये प्रॉब्लम में दे देता है, प्रॉब्लम्स ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर, 1 नंबर जैसा, ठीक है। क्वेश्चन 1 ध्यान से लिखना फटाफट। सीए, अगर आप लोग पहला दिन का क्लास किए थे तो आपको अगर प्रोविजन याद है तो आप कर सकते हो। सीए मतलब चिल्ड्रन, सीए मतलब सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, दिस इज द रूल्स। ओके, ये सीए के बारे में बोल के रखा है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितना सर? 2 बच्चा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आपको छूट मिल सकता है। ओके, तो ये तो रूल है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग मुझे करके बताना। एग्जाम्पल, सीईए बोल के रखा, एग्जेम्प्टेड आपको पता करना है, टैक्सेबल भी आपको पता करना है, ठीक है। तो सपोज मानो कि एक इंसान का 2 बच्चा है, एक का नाम सोनू, दूसरे का नाम मोनू, ठीक है। सोनू मोनू ऐसे बोलते हैं ना सर जो भी है, आपको बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, सोनू के लिए 150 खर्चा किया जा रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, और मोनू के लिए 75 मिल रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है सर 225 का। मुझे बस आपको इतना बताना है कि सर इसमें कितना एग्जेम्प्टेड होगा, कितना टैक्सेबल होगा। $100 exempt, $125 taxable. 100 एग्जेम्प्टेड, 125 Taxable. ऐसा आंसर है सभी का? हाँ सर, क्या सबका आंसर यही है? না 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 100 সোনুর ক্ষেত্রে হবে, মনুর ক্ষেত্রে হবে 75 exempt।
चलो रोशनी जैसा बता रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। सोनू के केस में मैंने 100 एग्जेम्प्टेड कर दिया और मोनू के केस में मैंने कितना 75 एग्जेम्प्टेड कर दिया। क्या ये मैंने सही किया? हाँ सर करेक्ट है। करेक्ट है ना? एकदम करेक्ट है। तो फिर सोनू के केस में टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50। 50 मोनू के केस में एग्जेम्प्टेड कितना हो जाए, टैक्सेबल कितना हो जाएगा? नील कुछ नहीं है। तो फिर एग्जेम्प्टेड अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 175। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50। टोटल टोटल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला था? 225। 175 हो गया एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल कितना हो गया? 50। रूल क्या था? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। समझ में आया सर? चलो सर और भी क्वेश्चंस करो और दिमाग में ओपन होता जाएगा। एग्जाम्पल 2, CEA exempted taxable। अच्छा, सीनू, मीनू, चीनू। सीनू के लिए 150 मिल रहा है, मीनू के लिए 50 मिल रहा है और चीनू के लिए 80 मिल रहा है, 80। तो सर बताओ एग्जेम्प्टेड कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा? रूल याद रखना, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताओगे तो मैं फटाफट पुट करूंगा। স্যার 150 টাকা এক্সাম্পটেড আর ট্যাক্সেবল 130 টাকা। এক্সেমটেড হবে 150 টাকা, ট্যাক্সেবল 130 টাকা, 130। टैक्सेबल 130। टोटल कितना मिल रहा है? 150 और ये कितना हो रहा है? 280। 80 280 टोटल मिल रहा है। आपको कितना टैक्सेबल होगा? सीनू के लिए आप कितना एग्जेम्प्टेड कर सकते हो? सर 150 मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है आपको? 100 100। तो फिर इसका टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 50। 50 मीनू के लिए कितना 50 मिल रहा है? 50 है। मैक्सिमम तो 100 है, लेकिन आप 100 थोड़ी ले सकते हो, मैक्सिमम 50 ही ले सकते हो, 50। है ना? लेकिन सर आप एक चीज़ बताओ मुझे। अच्छा और एक चीज़ है, चीनू के लिए 80 है तो आप 80 मैक्सिमम ले सकते हो। लेकिन सर आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपका सर तो नहीं दो। होगा, वो तो ये 2 जन का ही तो दो ही होगा। जन के लिए। हाँ थैंक यू 2 सर। जन के लिए होगा। तो फिर अगर 2 जन के लिए है तो फिर आप एग्जाम्पशंस में कितना, कौन सा यूज़ करोगे? 150 यूज़ करोगे, 180 यूज़ करोगे? 180 180। 180 यूज़ करोगे ना? हाँ, ज्यादा वाला यूज करेंगे, वही ज़्यादा तो वाला बोल यूज़ करोगे, यही तो टैक्स कंसल्टेंसी है सर, अपने क्लाइंट को 180 130। मैक्सिमम बेनिफिट देना। तो मीनू के केस में क्या कर लोगे, ये 50 को आप टैक्सेबल कर लोगे, इसका एग्जाम्पशंस को आप छोड़ दोगे, चीनू का एग्जाम्पशंस को आप ले लोगे, ठीक है? तो फिर ये हो जाएगा 180 और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 100 हम्म 100। समझ में आया? सबको समझ में आया? तथा क्या गलती हो रहा था समझ में आया? হ্যাঁ স্যার, বেশি অ্যামাউন্টটাকে এখানে নিয়ে যে কোনো একটা ऑब्वियसली দেওয়াই যায়। ऑब्वियसली जो ज्यादा है उसी बेनिफिट देना चाहिए ना। दैट इज द सिंपल लॉजिक। ये इसमें थोड़ा लॉजिक काम कर गया, रूल को यूज करके लॉजिक थोड़ा काम कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट चलते हैं। एग्जाम्पल 3, CEA 4800 क्वेश्चन दिया है आपको फॉर 3 चाइल्ड, 3 बच्चा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा और एग्जाम कितना हो जाएगा? बोलो सर फास्ट, जल्दी बोलो, छोटा छोटा क्वेश्चन है। স্যার 2400 ট্যাক্সেবল হবে আর এক্সাম্পটেড 2400 হবে। थैंक यू। 4800 माइनस 100, ऐसे दिखाना पड़ेगा सर, ऐसे ही अपना डायरेक्ट मत लिख देना, शो कर देना।
MCQ में ज़रूरी नहीं है जो जवाब होगा वो दे देना, बट जब भी आपको प्रेजेंट करना हो तो इसके केस में बता रहा हूँ। 100 इंटू 100 करके 2 बच्चा 12 महीने का, तो 200 इंटू 12 2400, तो 4800 से 2400 चला गया, तो टैक्सेबल भी हो जाएगा 2400। हाँ सर, एंड एग्जेम्प्टेड इज ऑल्सो 2400, बिकॉज आप इससे इसको लेस कर दोगे तो बाकी अमाउंट आपका 2400 ही रहेगा। क्लियर हुआ ना सर? ₹150 पर मंथ पर चाइल्ड, 3 चिल्ड्रन। बोलो सर, बोलो बोलो जल्दी बोलो। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड। $150 पर मंथ पर चाइल्ड, तीन बच्चे का। तो 3000 টাকা टैक्सेबल, 2400 एग्जेम्प्टेड। थैंक यू सर। 150 करके, 2400 exempted। वेरी गुड सर। 150 करके 3 बच्चा है, 12 महीने में टोटल कितना मिल रहा है ये पहले मुझे बताओगे कोई? 5400। 5400 एक्चुअली टोटल मिल रहा है, ठीक है सर। तो ये अमाउंट हो जाएगा 5400 का। यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा एज पर रूल? 100 करके 2 बच्चा का 12 महीने का, तो 5400 माइनस 2400, ठीक है। तो 5400 यहाँ पे और 2400 इसका, मतलब ये बेसिकली मैं इसका मैं टोटल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2400, तो अल्टीमेटली आपका 3000 हो जाएगा टैक्सेबल, और एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 5400 से 3000 चला जाएगा, 2400। कितना? 2400। अच्छा, 5400 से 3000 चला जाएगा तो 2400, यस 2400 हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। 5400 माइनस 3000, सिंपल। ओके, बस हो गया। और एक दो क्वेश्चन है छोटा छोटा, करा ही देता हूँ एक बार में। एग्जाम्पल 5, CEA 150 पर मंथ, 3 चिल्ड्रन, क्या करें इसका? $150 पर मंथ 3 चिल्ड्रन, क्या करे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर, क्या करे? আগেরটার মতোই তো সেম হয়ে গেল। सेम? हाँ सर, ये तो सेम है पूरा। अरे वाह, सबको सेम लग रहा है। 150 पर मंथ 3 है। क्या सबको सेम ही लग रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं दिखा? नो सर, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो फिर क्या है बोलो? सेम नहीं है तो फिर क्या है? सर 150 तीन सर 3 जने मिलिए चिल्ड्रन तो का। 150। 150 तीनों के लिए मिल रहा है, ध्यान लिखना पड़ेगा सर, छोटा छोटा मिस्टेक कर दोगे तो फिर। इजी चीज था। 150 3 बच्चे के लिए मिल रहा है, तो फिर पर बच्चा का 50 करके मिल रहा है, तो आपको टोटल मिल रहा है 150 करके 12 हमारे महीने का। 4 लिख हाँ देते ज्यादा अच्छा होता। मतलब क्या? 150 पर मंथ 4 3 चिल्ड्रन, वो ब्रैकेट में के अंदर है बोल के कंफ्यूजन हो गया। नहीं, कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड तो नहीं बोला ना सर, आप बात को समझना। 150 पर मंथ 3 समझे। चिल्ड्रन, पर मंथ पर चाइल्ड वाला वर्ड यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुम बोल रहे हो तो मैं फॉर 3 चिल्ड्रन लिख ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पर चाइल्ड अगर ना रहे तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा समझना पड़ेगा। तो 150 करके 12 का 1800 का आपका टोटल मिल रहा है, तो फिर एग्जेम्प्टेड कितना हो जाएगा? 100 करके नॉर्मली एग्जेम्प्टेड हो सकता है, बट आपको तो मिल रहा है पर चाइल्ड का 50 करके, तो 50 इंटू 2 बच्चा का 12 महीना ही एग्जेम्प्टेड ले सकते हो, है ना सर?
आप बात समझे? यहाँ पर भी एक थोड़ा लुझोल था सर। पूरा एग्जामेशन, पूरा अमाउंट आपको मिल रहा था 150 करके 12 महीने का 1800। रूल कहता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, दैट इज मैक्सिमम रूल, बट आपको यहाँ पर मिल रहा है 50 पर मंथ पर चाइल्ड, 50 पर मंथ पर चाइल्ड, ये आपको एक्चुअली मिल रहा है। तो आपका एग्जामेशंस भी 50 करके 2 बच्चा का 12 महीना ही मिलेगा, तो आप यहाँ पर 1200 एग्जाम कर सकते हो, तो 600 आपका हो जाएगा टैक्सेबल। ध्यान रखना सर, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, ठीक है, नो इशू। चलो एकदम चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस पे जो भी प्रॉब्लम हो सकता था मैंने सोचा कि कुछ करा दिया जाए, तो कर लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करे? सीए का नहीं सर, एचआरए का करते हैं। चलो, हाउस रेंट अलाउंस का एचआरए प्रॉब्लम करके बताना सर। मैं क्वेश्चंस फटाफट लिखाता हूं, आप पहले लिख लो पहले। मिस्टर एक्स इज पोस्टेड इन दिल्ली। ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स इज पोस्टेड इन दिल्ली बट resides in Noida. Resides in Noida. नाम तो सुने हो सर? ओके। Gets rupees 60,000 per annum as basic pay. He gets rupees 9,000 per annum as house rent allowance, though he pays rupees 12,000 per annum as rent. During previous year 2021, he receives rupees 5,000 as advance salary of April 2020. Okay, he receives as advance salary of April 2020. जस्ट आपको पूछा है कैलकुलेट exemption अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, जो एचआरए का सेक्शन है। कैलकुलेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। ओके सर, यहाँ पर मेरा जगह कम था तो इसलिए मैं इसी सेम पेज में लगाने के लिए मैंने इसको ऊपर करके लिखा। पहले क्वेश्चन लिख लिया तो फिर मुझे बताना। क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया तो फिर मुझे बताना। सभी ने क्या क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर। Mr. X, who is posted in Delhi but resides in Noida, gets rupees 60,000 per month as a per annum as a basic pay. He gets rupees 9,000 per annum as HRA, as HRA, house rent allowance। फुल फॉर्म लिख सकते हो सर। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। HRA मतलब सर हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है सर, ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग डे में जब सैलरी का क्लास किया था, मतलब जो सैलरी का जब इंट्रोडक्टरी एकदम प्रोफॉर्मा था,
ठीक है, उसी में पूरा चर्चा हुआ था, मतलब जो मैं तब से बार बार आप लोगों को शो कर रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, इसका मैंने पूरा एक पहला क्लास में ना पूरा का पूरा प्रो फॉर्मा में मैंने चर्चा किया था। अगर किसी ने वो वाला क्लास मिस किया है, मैंने शेयर कर दिया है, प्लीज़ देख लेना। तो बेसिक सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पर HRA दिखाई दे रहा है, HRA सर, HRA दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो सैलरी शीट में HRA का सिस्टम क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर HRA दिख जाए, आपको कंप्लीट सम्स में इसको तो वर्किंग नोट्स बनाना होता है और फिर जस्ट आके यहाँ पर पुट करना होता है। अगर सिर्फ HRA का क्वेश्चन हो तो जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दो और कुछ नहीं करना है, मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। बट सैलरी शीट में अगर पुट करना है तो पहले उसको वर्किंग नोट में, ये वाला जो एरिया है ये वर्किंग नोट में आ जाएगा। तो रूल क्या बताता है, सेक्शन में तब भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। इसमें क्या होता है, HRA जितना आपने एक्चुअली रिसीव किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड, 50% ऑफ सैलरी अगर आप एकोमोडेशन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर में लेते हो, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, जो भारत का 4 सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपका 50% ऑफ द सैलरी लिया जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो, दूसरा कोई भी, ठीक है, लाइक उसमें बैंगलोर हो जाए, हैदराबाद हो जाए, कुछ अहमदाबाद हो जाए, पूना हो जाए, इवन नोएडा हो जाए, कुछ भी शहर हो जाए, आपका रूल 40% माना जाएगा। 40% ऑफ सैलरी इन एनी अदर सिटी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, ये रूल है। ठीक है, उनके केस में 50%, इनके केस में 40%, बिकॉज बड़ा शहर में खर्चा ज़्यादा होता है इसीलिए 50% माना जाता है, और छोटा शहर में खर्चा कम है इसलिए 40% माना जाता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में 50 और 40 का कॉन्सेप्ट है। इसमें से जो भी आपका सबसे कम होगा, ठीक है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, और बाकी जो HRA रिसीव्ड है उससे वो अमाउंट लेस हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखो सर, ये आपका रिसीव्ड अमाउंट है और यहाँ से जो लिस्ट होगा वो लेस हो जाएगा, फिर आउटर कॉलम में आपका बाकी अमाउंट बैठ जाएगा। सिंपल है, यही है HRA। ठीक है, यही है HRA का कैलकुलेशन। तो हो जाएगा सर, फटाफट बोलो। आई थिंक इतना देर से तो हो ही जाना चाहिए था, मैं जब से स्टोरी सुना रहा था। किसने कर लिया, किसने कर लिया सर? किसी ने तो किया होगा। सर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट है ना सर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट है, बड़ा सुंदर बात है, फटाफट लिख लो। ए, कितना HRA रिसीव किया बोलेगा कोई? कितना HRA रिसीव किया? 9,000। 9,000। सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी रूल है सर। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी, क्या करें इसको? एंड सी है, अच्छा सर घर कहाँ लिया है, घर कहाँ लिया है? दिल्ली। पोस्टेड इन दिल्ली, रिसाइड इन नोएडा। क्या करेंगे, 50% लेंगे या 40% लेंगे? पोस्टेड इन दिल्ली बट रिसाइड्स इन नोएडा, क्या करें सर? सर नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है ना, दिल्ली में नहीं आता नोएडा। 50% लेंगे या 40% लेंगे? 50% सर। 40%। नहीं सर, 40% लेंगे। 40%। 40% लेंगे। नोएडा इज नॉट दिल्ली, नोएडा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। वो अलग बात कि दिल्ली NCR रीजन के अंदर आता है। पोस्टेड तो दिल्लीते রয়েছে। हाँ, बट घर कहाँ लिया है? नोएडाते। इसीलिए 40%। घर कहाँ लिया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर कहाँ पर लिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो HRA रिसीव 9,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, नोएडा के कारण, हाँ नोएडा, ओके, जब भी आप रिसाइड्स इन नोएडा इसीलिए 40% दिया गया है। तो
इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट पे किया? दो ही पेज रुपीज 12,000 पर एनम एज रेंट, है ना सर? 5,000 एडवांस सैलरी, वो बाद में काउंट होगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 12,000 का रेंट पे करते हैं और 10% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा सर? 10% ऑफ 6,000। सैलरी क्या हो जाएगा? 6,000 कहाँ से मिला 6,000? 60,000 into 10%। 60,000 बेसिक पे। और बेसिक पे कहाँ बोला था? अच्छा ये 60,000 पर आना, 60,000 का 10%। थैंक यू सर, मुझे तो दिख नहीं रहा था। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। तो ये कहाँ से आ गया? 60 का 10%, तो हो गया ये 6,000। ठीक है, 40% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा फिर? 60,000 का 40% ना, 24,000 24,000। तो 40% ऑफ 60K और ये 9,000। तो फिर सबसे कम कौन सा हुआ? सबसे कम 6,000 तो सैलरी तो मंथली है ना? 12,000 माइनस ये जो सैलरी है ये मंथली है? नहीं, पर एनम है। पर एनम है। पर एनम दिया है, मंथली नहीं है। अच्छा, पर एनम सैलरी। ओह अच्छा। ठीक है, इट्स पर एनम सैलरी, इसीलिए तो डायरेक्ट कर दिए। अगर मंथली होता तो मंथली का एनुअल ट्रांसफर करके भी लास्ट में कर सकते हो। तो देयरफॉर एग्जिम कितना हो जाएगा? 6,000। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 9,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 3,000। 9,000 क्यों? एचआरए रिसिप्ट है ना, जितना एचआरए रिसिप्ट किया वहां से आप जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है उसको लेस कर दो, तो बाकी अमाउंट हो जाएगा। अब सैलरी शीट में क्या होता है, जब हम लोग सैलरी शीट को ड्रॉ करते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, मैं बस दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि एचआरए का क्या कॉन्सेप्ट आता है। जो सैलरी शीट हम बड़ा वाला सैलरी शीट तो बार बार देख ही रहे हैं, ये वाला। इसमें तो ये अमाउंट आ गया, इसमें से ये अमाउंट जो लेस होना था वो लेस हो गया, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो गया। तो बस सैलरी शीट में यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है हमारा बेसिक कितना था? बेसिक था 60,000 का, है ना सर? अच्छा, क्वेश्चंस के अंदर ना एक इंफॉर्मेशन गिवन था, इसका क्या करें सर? ही रिसीव्स 5,000 एट एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल 2020। इसको क्या करें? ऐड कर देना चाहिए ना, सैलरी मिला है हाँ सर, ऐड कर देना चाहिए सर, एकदम एडवांस सैलरी ऐड हो जाएगा। तो बेसिक के साथ एडवांस सैलरी जो आपको मिला है वो ऐड हो जाएगा, तो 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हाउस रेंट अलाउंस जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, कितना है टैक्सेबल अमाउंट? दैट इज 3,000। तो ये अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक्सट्रैक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 68,000। इसके बाद जो भी लेस वगैरह करना है ऐसा करके आएगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपका ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो एचआरए कैलकुलेशन समझ में आ गया सर? बोलो सर, एचआरए कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से प्रोविजंस को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। प्रोविजंस बिना टैक्स में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रोविजंस इज गॉड इन टैक्स। प्रोविजंस क्या है, उसी पे पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे करने के लिए देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एचआरए का, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस का मैं काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपको घर में करने के लिए प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग ना घर में ज़रूर ट्राई करना सर, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग एकदम पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे करना, मैं कल वाला क्लास में वो सारा का सारा डील कर लूँगा। अच्छा,
आज मैं एक बार बस वो आपको होमवर्क जो था उसका एक बार मैं बता दूं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, किसने किसने ट्राई किया था होमवर्क? रोशनी किया और अपना विशाल ने किया था, बाकी लोगों का तो मुझे मिला नहीं। স্যার দুটো ছিল তো হ্যাঁ, করেছি একটা স্যার গ্র্যাচুইটি, একটা একটা গ্র্যাচুইটি আর পেনশনের হ্যাঁ, একটা গ্র্যাচুইটি ছিল, একটা পেনশনের ছিল। एक मिनट में थोड़ा क्वेश्चन निकाल लूं। क्वेश्चन आप लोगों के पास मैं कॉपी में लिखा के दिया था या फिर सॉरी ये दिया था मैंने, शायद पीडीएफ पेज दिया था ना? নোটের পেছনেই ছিল हाँ, मतलब एक नोट शेयर किया था उसके साथ दिया था। तो क्वेश्चंस अगर किसी के पास नहीं है तो फिर मुझे क्वेश्चन सर थोड़ा पीडीएफ ढूंढना में दिए थे, पीडीएफ में दिया था मैं मुझे नहीं क्वेश्चन। मिला। तुझे नहीं मिला? नहीं, लास्ट क्लास में नहीं ठीक, थे तो। नहीं मैंने क्लास के बाद शेयर किया था तो हाँ, तुझे नहीं मुझे दिया। नहीं मिला। नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा। ठीक से चेक कर, रुक मैं देखता हूँ। नहीं सर, वो सिर्फ सैटरडे का क्लास का वो नोटिफिकेशन आया ओए था और कुछ नहीं। देख, तू देख लिखा क्या है, पेंशन नोट्स एंड होमवर्क एंड ग्रेचुइटी नोट्स एंड होमवर्क में देख, तेरे को मैं शेयर करता हूँ। वो क्या हम चेक कर रहे देख मैंने दिया तुझे, अब भी दिया। हैं। अच्छा। वो इसके इस पीडीएफ के बाद वीडियो था, हम वीडियो देख लिए, हम देखे ही नहीं, उसके पीछे ही पहले ही आ गया था ये, इसके पहले ही ये आ गया था, मुझे लगा थोड़ा पिछले सा क्लास ख्याल का कुछ है। करना पड़ेगा ना बाबू, थोड़ा तो ख्याल करेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जा। अच्छा, एक पेंशन का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था रे पेंशन का? सागर, मिस्टर सागर। है दादा। सबके पास तो क्वेश्चन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ सर। मिस्टर सागर का जो क्वेश्चन था उसमें सागर जो बंदा है हमारा, इसका पेंशन का क्या खेल है एक बार देख लो सर। मैं एक बार बता दूं, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो सागर जो है वो रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, सागर रिटायर कर रहा है 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, अच्छा कितना पेंशन मिल रहा था उसको? 5000 पर मंथ करके, 5000 पर मंथ एज पेंशन। On 1st of February 2021 he commute 60% of his pension। लिख लो जिनके पास नहीं है। रिटायर्ड ऑन 1/10/2020, 5000 पर मंथ एज पेंशन ऑन 1/2/2021। ठीक है, रिसीविंग, ठीक है, रिसीविंग is receiving 5000 per month as pension on 1/2/2021। He commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension। 3 lakh as commuted pension। ठीक है सर, as commuted pension। आपको उसका टैक्सेबल पेंशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन, बस यही बोला था सर, क्वेश्चन यही बोला था। क्या जवाब आया? अच्छा, उसके बाद ये भी बोला था सर, अगर वो गवर्नमेंट है तो क्या होगा? 3 केस दे के रखा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो क्या होगा,
प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो क्या होगा, और साथ में प्राइवेट सेक्टर के साथ रिसीव्ड ग्रेचुइटी ऑफ 5 लाख, 5 लाख रिसीव भी किया रिटायरमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और एक था इज ए प्राइवेट सेक्टर, लास्ट वाला भी बोला था प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता है, बट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय but did not receive any gratuity, did not receive any gratuity। ये क्वेश्चंस के अंदर था, 3 अलग अलग केस था सर। तो पहला केस में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट होगा तो exempt fully। अगर वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में क्या होता है कमिटेड और अनकमिटेड, अनकमिटेड में क्या होगा, हाँ पहला केस बता रहा हूं, ही इज अ गवर्नमेंट, ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो गवर्नमेंट है तो अनकम्यूटेड है ना, अनकम्यूटेड मतलब जो लमसम में उठाया नहीं सर, ठीक है, मतलब सॉरी जो मंथली ले रहा है, अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली ले रहा है, इसको अनकम्यूटेड बोलते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन कब से कब तक ले रहा है, क्वेश्चन एक बार देखो। सागर रिटायर्ड एज ऑन 1 अक्टूबर 2020 receiving 5,000 per month as pension on 1 फरवरी 2021। हाँ सर, तो फिर वो रिटायर कर रहा है अक्टूबर से, अक्टूबर में रिटायर कर रहा है, तो फिर अक्टूबर को मिलेगा, बिकॉज 1 तारीख को रिटायर कर रहा है ना, तो पूरा का पूरा अक्टूबर को पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो खाएगा क्या बंदा। तो अक्टूबर से लेके 1 फरवरी, हाँ सर 1 फरवरी मतलब एज पेंशन ऑन 1/2/2021 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, मतलब ये 1 फरवरी को कम्यूट कर रहा है, 1 फेब को कम्यूट कर रहा है, यही है ना, फरवरी को ही कम्यूट कर रहा है ना, है दादा। फरवरी को कम्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है मतलब लम सम अमाउंट उठा रहा है जिसका 60% ऑफ हिज पेंशन ही रिसीव्ड, वो कम्यूट कर ले रहा है। तो फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक का, अक्टूबर से लेके कम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड, अक्टूबर से लेके मार्च तक का एक डेटा होगा, 1 फरवरी तक रिसीव कर रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है मार्च तक का। हाँ अक्टूबर से लेके मार्च तक का अनकम्यूटेड पेंशन का हिसाब होगा, कितना हिसाब होगा सर 5,000 करके, मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, हाँ ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हो। 5,000 करके 4 महीना और 40% ऑफ 24,000 सर, हाँ 24,000 ठीक है, 40% ऑफ ₹5,000 इंटू 2 मंथ्स, बिकॉज वो कम्यूट कर लिया ना फरवरी के स्टार्टिंग में, तो फरवरी और मार्च में 2 महीना सिर्फ उसको 40% करके मिला, दैट्स वाई ये अमाउंट आप करके देखो 24,000 होगा। समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो एक बार, फिर से बता दूंगा, लेकिन फिर उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोग एक बार पेंशन का क्लास कर लो, कम्यूटेड पेंशन रिसीव, बिकॉज ये मैं एक्चुअली सिखा नहीं रहा हूँ, बस सोल्यूशंस दिखा रहा हूँ। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना है 3 लाख का, लेस कर दो यहाँ से एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कम्यूट पेंशन क्या हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेड पेंशन क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो विशाल एक चीज़ गड़बड़ कर रहा है, तो जब भी प्रेजेंट करेगा ना, प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ेगा, तुम बस ऐसे नहीं लिख सकते कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड है, आपको शो करना पड़ेगा कम्यूटेड पेंशन रिसीव 3 लाख लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A 3 लाख, तो अल्टीमेटली आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, ये तो नील दिखाएगा ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये तो नील, ओके इसमें नील हो गया,
तो फिर टैक्सेबल पेंशन अल्टीमेटली आपका क्या हुआ गवर्नमेंट के लिए 24,000। समझ में आया सर? मतलब एक्चुअली पेंशन का क्लास के स्टार्टिंग में मैंने लिखा के रखा, अगर आप थोड़ा सा ख्याल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेंशन का जो सिस्टम है उसमें अगर अनकम्यूटेड है, ठीक है, अनकम्यूटेड मतलब जो मंथली मिलता जाता है ना, वो टैक्सेबल होता है। प्लीज एक बार पेंशन का क्लास अगर नहीं किया ठीक से, फिर से एक बार गो थ्रू करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर दिक्कत है तो समझ में आ जाएगा। और जब वो गवर्नमेंट है और कम्यूट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर 60% एट ए टाइम उठा लिया था ना फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में, तो 5,000 का 60% जो अमाउंट होता है उसका अमाउंट का पूरा हिस्सा 60% हिस्सा वो उठा लिया था, तो फिर बाकी 40% वो मंथली करके बाद में लिया था। तो जो अमाउंट वो अनकम्यूटेड है तो 5,000 करके 4 महीना तो ले ही रहा है रिटायरमेंट के बाद, और 5,000 करके 2 महीना का 40%, बिकॉज 60% तो वो कम्यूट कर लिया, तो बाकी 24,000 हो जाएगा टैक्सेबल। और जो एक सब लाम सम में जो 3 लाख उठा रहा है वो तो सर एकदम एग्जेम्प्टेड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर দাদা बोलो सर। বলছি তুমি এই সলিউশন গুলো একটু ফটো পাঠাতে পারবে? আমার একটু বেরাতে হবে তো, একটু রাখতাম তাহলে। ओके ठीक है, अच्छा मैं पाठिए दो। ओके एक काम करता हूँ मैं, बिकॉज मैंने पेंशन और ग्रेचुइटी तो करा के रखा, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं बस एक बार दिखा ही रहा था कि क्या है, मैं आप लोगों को ना इसका आंसर ना भेज देता हूँ सभी को, क्योंकि क्वेश्चन क्लास तो किया हुआ है ग्रेचुइटी पेंशन का। अगर किसी का ग्रेचुइटी पेंशन का क्लास मिस है, मैं रिकमेंड प्लीज़ करता हूँ सर एक बार आप लोग उसको रिवाइज कर लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि और दिक्कत होगा, और मैं इसका जो सोल्यूशन है वो भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप लोग पहले खुद करना, उसके बाद जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया है, ठीक है, और जिन्होंने ट्राई कर लिया वो एक बार चेक कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना सर, ठीक है? ओके सर, बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आया ना? मैं बस एक ही दिखाया, गवर्नमेंट वाला दिखाया, बाकी आप लोग खुद में ट्राई करो जो लोगों ने नहीं किया, ठीक है? और जिन लोगों ने किया मैं शेयर कर देता हूँ, अभी देख देता हूँ सर, आप लोग फटाफट एक बार देख लो कि कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है। जैसे विशाल ने किया, ट्राई किया था, रोशनी ने भी ट्राई किया था, फटाफट देख लो सर, ठीक है? ओके सर, तो ঠিক था আছে দাদা। देख ले एक बार, हाँ मैं भेज देता हाँ हूँ, ठीक है जियाउल। ओके अमृतेश ट्राई करना बाबू, ऑब्वियसली हाँ सर। हाँ पहले ट्राई पुराना करना, उसके वीडियो बाद देखूंगा ना तो क्लियर। हाँ पुराना वीडियो देख के फिर ट्राई करना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं समझ सकते। मैं प्रिया स्टार्टिंग से है इसको ना। देख ले, हाँ हाँ एकदम स्टार्टिंग से, ऑब्वियसली स्टार्टिंग से, ठीक। ठीक है चलो सर, बाय फिर सबको, टाटा। রাখছি দাদা। बाय। ओके बाय सर। टाटा, अच्छा ठीक है, बाय सर। बाय विशाल।